हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 7 दे रहा हूं आज। इसमें देखिए एक क्वेश्चन रह गया है आपका। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, डॉक्टर आर के जैन की बुक से चल रहा है, राजीव बंसल, SVPD पब्लिकेशन आगरा। तो डॉक्टर आर के जैन की बुक से ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसमें मैं 19 तक के क्वेश्चन जो है मैं करवा चुका हूं। तो इसमें फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसमें आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं इनकम टैक्स की। तो उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख सकते हैं उसमें। तो आज ये 7th लेक्चर चल रहा है जिसमें मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें आपका रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर प्लेलिस्ट में आपको इसमें क्वेश्चन में प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो आज ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन, जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्टर पाठक गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बार बार इन्होंने दे रखा है कि मिस्टर पाठक जो है वो फर्स्ट टाइम कोरिया गए 16 जनवरी 2010 को और वापस आए वो इंडिया 28 जून को, ठीक। सेकंड है कि वो फिर दोबारा गए 20 सितंबर 2013 को जापान गए और वो इंडिया में वापस आए आफ्टर 90 डेज। थर्ड कंडीशन है कि वो 26 जुलाई 2016 को फिर वो श्रीलंका चले गए और वो दोबारा इंडिया में वापस आए 100 डेज़ के बाद, यानी कि स्टेइंग मतलब कि 100 डेज़ रहने के बाद वो दोबारा वापस आ गए। फोर्थ कंडीशन कि ऑन 2 दिसंबर 2018 ही हैड गॉन टू बर्मा, तो बर्मा चले गए 85 डेज़ के लिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 ही वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर 180 डेज, ठीक है। ये 5 कंडीशन इन्होंने आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में भी ये चीज़ बताई थी कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एसएससी का रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो आपको पता लगाना होगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो किस टाइप का है, कि वो रेजिडेंट है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसमें नॉन रेजिडेंट की कंडीशन थी उसकी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मिस्टर पाठक फर्स्ट टाइम जब कोरिया गए तो वो 16 जनवरी 2010 में गए और वो इंडिया वापस आए 28 जून 2010 में। अब आपको ये देखना है 2009-10 की कंडीशन में कि वो कितने दिन वो इंडिया में रहे, ठीक। तो आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको यहाँ नीचे बताता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर की अगर आप बात करें 2009-10 और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्टे इन इंडिया। ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये डेज़ में कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 जनवरी को गए तो 16 जनवरी से लेकर के आप जब काउंट करेंगे 31 जनवरी तक के दिन, तो ये दिन हो गए। फिर आपके फरवरी का मंथ हो गया, ठीक है, आपका 28 या 29, ये आप देख लीजिएगा, तो उसमें शायद 28 बैठेगा। और उसके बाद 31 मार्च का दिन, ठीक है, यानी कि 15 दिन आपके जनवरी के हो गए, फिर आपके फरवरी के हो गए और फिर आपके 28 दिन या 29 दिन आप चेक कर लें। और उसके बाद मार्च के 31 दिन, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा 74 डेज, ठीक है। तो 31 दिन आपके हो गए मार्च के, 28 दिन आपके हो गए फरवरी के और 16 दिन आपके हो गए 15 दिन आपके हो गए इसमें जब ये गए 16 जनवरी को, तो 16 दिन आपके हो गए जनवरी के। तो जब आप टोटल करेंगे इसका तो वो आपका टोटल बैठेगा 74 डेज़ का। तो आपने 365 में से
74 डेज को माइनस कर लेना है। तो 291 डेज जो थे वो इंडिया में रहे। उसके बाद हम बात करते हैं 10-11 की, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने कंडीशन दी है। देखिए चलिए फिर से मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको स्टडी करवाता हूँ। जिनके पास अगर आर.के. जैन की बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ स्टडी करवाता हूँ। देखिए, एंड कैम बैक टू इंडिया ऑन 28 जून 2010, यानी कि वो वापस आ रहे हैं 28 जून में। तो अब अगर आप कंडीशन कैलकुलेट कर लें, इसमें मार्च तक की आपने कैलकुलेशन कर ली 31 मार्च तक, तो अब आपके अप्रैल हो गए 30 अप्रैल, 1 अप्रैल में मंथ होते हैं आपके 30, फिर आपके मई में दिन होते हैं आपके 31, ठीक है, और फिर आपके दिन हो गए 28 जून को वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम माइनस करेंगे यहाँ पर 28 जून को वापस आ रहे हैं ना, तो आप जो है एक दिन इसमें कम कर दीजिए, यानी कि 27 तक का दिन हो गया आपका। तो 27 दिन आपके वो हो गए, तो टोटल हो गए आपके 88 डेज। फिर से मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल के दिन हो गए 30, जनवरी के दिन हो गए 31, और 28 जून को वो वापस आ रहे हैं। तो 27 जून तक के, यानी जून के 27 दिन हो गए, तो दिन हो गए टोटल 88। तो आपने 365 में से 88 को माइनस कर लिया, ठीक है। तो हो गए आपके 277 दिन। अब 2011-12, ठीक है, तो वो दिन आपका हो गया 366 का, क्योंकि हर 4 साल बाद आपका 366 का लीप ईयर आता है, तो आपका 366 डेज हो गए। उसके बाद 2012-13 में भी जो है वो इंडिया में रहे, तो 365 दिन हो गए। उसके बाद 2013-14 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट दे रखा है, ऑन 20 सितंबर 2013 ही वेंट टू जापान एंड कैम बैक टू इंडिया आफ्टर 90 डेज। तो साफ क्या रखा है, तो आपने क्या किया कि उस ईयर में आपने 13-14 में 365 में से 90 डेज आपने माइनस कर लिए, तो आपके 275 दिन आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वो कह रहा है आपसे कि वो ऑन 26 जून जुलाई 2016 में फिर वो श्रीलंका चले गए। अब यानी कि 2013-14 में वो 275 दिन आपने कैलकुलेट कर लिए, 2014-15 में वो इंडिया में रहे, 2000 देखिए अब राइट हैंड साइड पर 2015-16 में वो फिर इंडिया में रहे, तो 4 साल बाद फिर आपका लीप ईयर हो गया, 366 दिन हो गए, ठीक है। अब 2016-17 की बात करते हैं, तो 2016-17 में इन्होंने ये बोला, पॉइंट नंबर है आपका थर्ड, कि ऑन 26 जुलाई 2016 ही हैड गोन टू श्रीलंका। तो वो श्रीलंका चले गए और 100 दिन रहने के बाद में आए। तो आपने क्या किया कि 365 दिन में से 100 दिन आपने माइनस कर दिए, तो 265 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4, ऑन 2 दिसंबर 2018 ही हैड गोन टू बर्मा फॉर 85 डेज। तो देखिए 16 के बाद 17-18 इन्होंने 16-17 जो है वो नहीं दिया, ठीक है। 16-17 के बाद में जो 17-18 आपका असेसमेंट ईयर है वो उसमें पूरे इंडिया में रहे। अब वो गए कब हैं, वो 2 दिसंबर में गए हैं, तो वो आते हैं 2018-19 में। कब आते हैं, 18-19। तो ध्यान से देखिएगा कि 17-18 में वो पूरे साल इंडिया में रहे, तो 365 दिन हो गए, और 2018-19 में वो फिर आ गए, तो 85 दिन के बाद। देखिए उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि 85 दिन के बाद में, ठीक है ना। तो 85 दिन आपने 365 में से आपने 85 दिन माइनस कर लिए, तो 280 दिन आ गए, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इन दी प्रीवियस ईयर 2020-21 ही वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर 180 डेज। अब देखिए 18-19 में आपने 365 में से 85 दिन माइनस कर लिए, तो 280 दिन होगा। तो 19-20 में वो पूरे साल भर इंडिया में रहे, तो 366 दिन आ गए, ठीक है। अब 20-21 में फिर आपने क्या किया कि 365 में से 180 दिन आपने फिर माइनस कर लिए, तो 185 दिन वो रहे। कि उसने क्वेश्चन में कहा है आपसे कि उन 2 दिसंबर 2018 इन दी प्रीवियस ईयर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इन दी प्रीवियस ईयर 2020-21 ही वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर 180 डेज, ठीक है ना। तो वो 180 दिन के लिए भारत से बाहर रहे,
तो ये आपको सबसे पहले डेज कैलकुलेट करने थे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मिस्टर पाठक वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मोर देन 182 डेज, तो ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि वो 185 दिन रहे और शर्त कितने की है, 182 दिन की, तो इसलिए वो रहे फर्स्ट कंडीशन में ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। बी कैटेगरी की शर्त क्या है कि ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर की अगर आप बात करें, देखिए कैसे ये जो 2020-21 में जो 185 दे रखा है, अगर आप इससे 7 साल की बात करें कि 366 प्लस 280 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366, फिर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड पर 2014-15 में 365 प्लस 2013-14 में 275, तो जब आप इन 7 ईयर्स का जब आप टोटल करेंगे तो वो 730 दिन से ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि वो इंडिया में 730 दिन से रहने चाहिए पिछले 7 साल में, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में वो 730 दिन से ज़्यादा रहने चाहिए, ठीक है। और बी कंडीशन की सेकंड क्या है, बी की सेकंड पॉइंट कि ही वॉज रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, हैंस मिस्टर पाठक इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, कि वो जो रेजिडेंट रहे पिछले 10 सालों में से 9 साल, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में से 9 साल वो रेजिडेंट रहे हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो इसलिए मिस्टर पाठक जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नीचे आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब क्या क्या रिसीप्ट उन्हें मिलती हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि he submits the following details of his income from the previous year। नंबर फर्स्ट है सैलरी रुपीज़ 40,000 रिसीव्ड इन कोरिया फॉर द सर्विस गिवन इन इंडिया। तो अब देखिए साफ क्लियर कह रहा है कि जो सैलरी 40,000 पे उन्होंने कोरिया में रिसीव करी, ठीक है, लेकिन वो सर्विस उन्होंने कहाँ दी, इंडिया में, तो जाहिर सी बात है इनकम फ्रॉम सैलरी का आपका अमाउंट आ गया है 40,000 रुपये। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पाठक, तो इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखिए इंडिया में अगर उसने सर्विस करी है, वो चाहे सैलरी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका में ले ले, चाहे ब्रिटेन में ले ले, चाहे लंदन में ले ले, इस बात का मतलब नहीं है। डिपेंड ये करता है कि वो सेवा उसने कहाँ करी थी, वो सर्विसेज उसने कहाँ दी थी, तो वो सर्विसेज उसने इंडिया में करी थी, ठीक है, तो उसके वो 40,000 रुपये थे, वो सैलरी कहीं भी रिसीव कर सकता है, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट है कि कमीशन रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज गिवन इन श्रीलंका ₹70,000, ठीक है। अब देखिए ये भी जो बिजनेस इनकम होगी है एक इसकी, तो ये भी क्वेश्चन में आपकी आ जाएगी कि इंडिया में वो कमीशन रिसीव कर रहा है, भले ही चाहे उसने सर्विसेज कहीं भी दी हो, चाहे श्रीलंका में दी हो, चाहे लंदन में दी हो, चाहे अमेरिका में दी हो, चाहे कहीं भी दी हो, तो वो 70,000 रुपये उसने रिसीव किए, तो बिज़नेस इनकम हो गई आपकी, तो ये 70,000 रुपये की तो आपकी ये वाली इनकम हो गई, ठीक है। अब चलिए अब फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन में बात करूं तो बिजनेस इनकम देखिए फिफ्थ पॉइंट में भी कह रखी है कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन कोरिया ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन कोरिया, भले चाहे वो कोरिया में सिचुएटेड है बिजनेस, लेकिन उसको कहाँ पे लाया गया, उसको इंडिया में लाया गया 2,50,000 रुपये को, तो ये आपके इसमें ऐड हो जाएंगे 2,50,000, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट हो गया। तो टोटल इसका बिजनेस प्रॉफिट हो गया आपका 3,20,000 रुपये, तो आपने आउटर कॉलम में इसको शो कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया में साफ लिखा है क्वेश्चन में ब्रॉट टू इंडिया ₹2,50,000, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट मेंशन है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस सिचुएटेड इन बर्मा रिसीव्ड इन इंडिया ₹15,000। देखिए बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस सिचुएटेड इन बर्मा, लेकिन वो रिसीव कहाँ कर रहा है, रिसीव्ड इन इंडिया में कर रहा है,
जब इंडिया में रिसीव कर रहा है तो हमें पता है कि वो हमारी तीनों कॉलम में आती है। तो ये जो 15,000 रुपये हैं, आप इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा सेकंड हेड होता है, तो आपने इसको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर इसमें 4 कि डिविडेंड ऑफ जापान बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। अब डिविडेंड ऑफ ए जापान बेस्ड कंपनी है ना, तो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, अब इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, इंडियन कंपनी का वो डिविडेंड नहीं है, वो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, तो आप इसको क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो जाती है। तो देखिए हेड्स के अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हेड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और फोर्थ हेड हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिफ्थ हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्योंकि डिविडेंड फॉरेन कंपनी का है, तो इसलिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी जो ये 37,500 थे, आपने इसको इसमें इंक्लूड कर देना है। टोटल हो गया आपका 4,12,500। तो ये आपकी टोटल इनकम हो गई। तो जिनके पास भी RK जैन जी की बुक है इनकम टैक्स की, तो अपने क्वेश्चन का आंसर भी टैली कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन जो है ये मेरा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ये मैं आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है ये मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। तो जो है इसकी आप प्लेलिस्ट जरूर देख सकते हैं। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।